आप सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। और आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना साथ साथ हमने फसलों के बारे में आज देखना है, क्योंकि दो टॉपिक आपका छूटा हुआ था आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इन दोनों को बहुउद्देशीय परियोजना और साथ ही साथ आपकी जो कृषि से संबंधित टॉपिक आपका छूटा हुआ है उसको आज हम आज की वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है आप जानते हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में एक परियोजना हुआ करती थी जिसको बोलते थे टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर उसी की संकल्पना से भारत में स्वतंत्रता के बाद से नदी घाटी परियोजनाओं पर कार्य शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद से प्रमुख रूप से नदी घाटी परियोजनाओं पर फोकस किया गया। तो क्योंकि आप जानते हैं नदी घाटी परियोजनाओं की बात हो रही है, तो नदी घाटी परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि यदि हम देखें तो नदी घाटी परियोजनाओं में कहीं पर किसी नदी घाटी का परियोजना का उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण, किसी का उद्देश्य होता है जल विद्युत उत्पादन, किसी का उद्देश्य होता है संबंधित क्षेत्र को पेयजल मुहैया कराना, किसी का उद्देश्य होता है मृदा के कटाव को रोकना। तो इस तरह के अलग अलग उद्देश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो नदी घाटी परियोजनाओं के इस तरह के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और वो उद्देश्य जो है वो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य क्या क्या होता है, सिंचाई हो गया, जल विद्युत हो गया, इसके साथ साथ यदि हम देखें बाढ़ नियंत्रण हो गया, मृदा क्षरण हो गया, पेयजल हो गया। तो इस तरह के कुछ बिंदु हैं जो आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिनमें आपका सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मृदा भूक्षरण, पेयजल, मत्स्यन हो गया। इसी के कारण जो नदी घाटी परियोजनाएं होते हैं उनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इनके उद्देश्य विभिन्न प्रकार के इनके उद्देश्य होते हैं। इसीलिए नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना का हम नाम देते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। किन चीजों पर आपको फोकस करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि एक एक परियोजना के बारे में। प्रत्येक परियोजना का अलग अलग उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। और यहाँ पे नाम से स्पष्ट है भाखड़ा नांगल एक परियोजना है, लेकिन इस पर जो बांध बनाए गए हैं दो अलग अलग बांध बनाए गए हैं। एक बांध आपका है भाखड़ा, एक बांध है आपका नांगल। तो दो बांध है इसमें। परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना, लेकिन इसमें दो बांध बनाए गए हैं। और ये जो दोनों बांध बनाए गए हैं ये सतलज नदी पर बनाए गए हैं। पहला बांध आपको नांगल देखने को मिलता है, भाखड़ा देखने को मिलता है, और उसी के नीचे नांगल नामक स्थान पर आपको नांगल बांध देखने को मिलता है। तो सतलज नदी पर बनाए गए ये दोनों बांध हैं, पहले भाखड़ा इसके बाद नांगल बांध आपका पड़ता है। यदि हम बात करें कि जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है इसका उद्देश्य क्या है, तो भाखड़ा नांगल बांध का जो उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था कि इसको बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ दूसरा प्रमुख उद्देश्य इसका था सिंचाई के लिए। क्योंकि यदि हम देखें तो हमारे उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे सिंचाई साधन उतने पर्याप्त स्थिति में नहीं थे पूर्व में, तो सिंचाई के उद्देश्य से भी इसको बनाया गया है। पेयजल के लिए कुछ प्रमुख शहर हैं जहां पर इस बांध के द्वारा, इस परियोजना के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भाखड़ा नांगल बांध की, तो सतलज नदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले भाखड़ा बांध, फिर इसके बाद नांगल बांध, और इसके बाद आप देखेंगे उसी सतलज नदी पर रोपड़ मुख्य जल स्रोत, ठीक है, ये बनाया गया है। और सतलज नदी पर ही लुधियाना शहर आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जहां पर भाखड़ा नांगल बांध आपको देखने को मिलते हैं, तो नांगल बांध से बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारे छोटे छोटे लिंकेज निकाले गए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक प्रमुख है सतलज यमुना लिंक नहर। और सतलज यमुना लिंक नहर के माध्यम से क्या होता है कि पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पंजाब के क्षेत्र के साथ साथ यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शहर हैं जिनके लिए पेयजल की उपलब्धता भी इस जल स्रोत के माध्यम से की जाती है। और इसी से हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में आपको सिंचाई व्यवस्था देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, और इस पर जो डैम बनाए गए हैं उनसे जो पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि कोई भी बांध होता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय होता है।
तो जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, यदि हम बात करें कि इसके पीछे जो जलाशय स्थित है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है गोविंद सागर। तो यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए कि गोविंद सागर जलाशय कहां पर पड़ता है, तो आपको बताना है गोविंद सागर जलाशय जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत आता है। भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाए गए हैं, उन बांध में जो रिजर्वोयर है उसका नाम है गोविंद सागर। इतनी बेसिक जानकारी आपको इस एक परियोजना से होनी चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें कि इस परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी नींव तो वर्ष 1948 में पड़ी थी, लेकिन इस पे काम विधिवत ढंग से नहीं हो पाया था, त्वरित कार्य नहीं हो पाया था, जिसके कारण 17 नवंबर 1955 को एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको शुरुआत की गई और इसको आधुनिक भारत का मंदिर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1963 में ये बनकर तैयार हो गया और इसके बाद से इससे जुड़े हुए जो भी क्षेत्र थे वो लाभान्वित होने लगे। तो इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात किस नदी पर बना है ये पता होना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इनसे सिंचित होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए, बांध के पीछे का जो रिजर्वोयर है उसका क्या नाम है ये पता होना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला आपका आता है दामोदर घाटी परियोजना। तो दूसरा देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। चलिए तो अगला देखते हैं हम, दूसरा हमने बताया दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर परियोजना के बारे में। तो सबसे पहली बात दामोदर परियोजना की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार आपको छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगा। विशेष रूप से यदि हम देखें तो आपको बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में इसका जुड़ा हुआ जो जुड़ाव है वो देखने को मिलता है। शुरुआत जो इसकी की गई थी, क्योंकि देश की पहली परियोजना मानी जाती है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2 राज्य सरकारों के संयुक्त रूप से की गई थी। पहला था बिहार और दूसरा था पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि उस समय बिहार में आपका बिहार राज्य के अंतर्गत आपका झारखंड का भी क्षेत्र आता था, इसलिए बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा वर्ष 1946 में इसकी नींव रखी गई थी। अब वर्ष 1946 में नींव रखी गई थी तो इसका उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं कि दामोदर नदी एक समय हुआ करता था जब दामोदर नदी को हम बोलते थे कि दामोदर नदी ये बंगाल का शोक है। बंगाल का शोक इसको कहा जाता था क्योंकि इससे बंगाल और झारखंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित होता था, इसके बाढ़ की चपेट में आता था। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम बात करें कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो संकल्पना थी वो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से इसकी संकल्पना ली गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या था कि इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, क्योंकि यदि हम मुख्य धारा की बात करें तो कुछ राज्य सीमित राज्य होंगे, लेकिन जब हम अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें बिहार राज्य भी आपका समाहित हो जाता है। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र था, जो इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो इसकी मुख्य नदियों का क्षेत्र था, लगातार उसमें विभिन्न समय अंतरालों पर बाढ़ की समस्या देखी जाती थी। और इससे क्या होता था कि दामोदर नदी जो अवसाद लाती थी, जो अवसाद दामोदर नदी लेकर आती थी, उस अवसाद का जमाव पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता था। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में यदि हम बढ़ेंगे, यदि हम भारत के पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ढाल जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और पश्चिम बंगाल आते आते जो ढाल है वो आपका एकदम मंद पड़ जाता है। जैसे कि जब आपने पढ़ा होगा गंगा के मैदानी भाग के बारे में कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, तो जो निचले गंगा का मैदान है वहां पे ढाल सबसे निम्न हो जाता है। तो उसी के चलते क्या होता था कि दामोदर नदी द्वारा जो भी अवसाद लाया जाता था वो सारा का सारा अवसाद जो आपका कोलकाता बंदरगाह था, जो आपका कोलकाता पोर्ट था, उसके बेसिन में जमा हो जाता था। और जब कोलकाता पोर्ट के पास जमा हो जाता था, क्योंकि यदि हम देखें हुगली नदी में अवसादन होगा, तो हुगली नदी में अवसादन होने के कारण जो कोलकाता पोर्ट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष में अवसाद जमा होने लगता था और अवसादों के जमाव के कारण जो कोलकाता पोर्ट था उसके संचालन में समस्या होती थी, संचालन बाधित होता था, जिसके चलते दामोदर घाटी परियोजना की संकल्पना लाई गई। यदि हम बात करें कि कब इसकी स्थापना की गई, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत
वर्ष की यदि हम बात करें तो 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। तो वर्ष 1948 में जब दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, उसी के बाद से दामोदर घाटी परियोजना के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। मूल रूप से यदि हम इसमें देखें तो मूल रूप से इस पूरे परियोजना में जो बनाई गई थी 7 बांधों का निर्माण करना था। मूल रूप से इस परियोजना में 7 बांधों का निर्माण करना था, लेकिन जब ये परियोजना अस्तित्व में आई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बांध बन सके। और 4 बांध कौन कौन से हैं? पहला है तिलैया बांध। तिलैया बांध की यदि हम बात करें, हजारीबाग जिले में आपको देखने को मिलेगा, बराकार नदी पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बांध आता है कोनार बांध, और कोनार बांध की यदि हम बात करें तो ये आपको कोनार नदी पर देखने को मिलता है। और जो कोनार नदी है ये दामोदर की एक सहायक नदी है। दूसरा आपको कोनार बांध देखने को मिलता है। पहला आपका हो गया तिलैया डैम। तो 2 डैम हो गए। इसके बाद आपका आता है पंचेत पहाड़ी डैम। तो पंचेत पहाड़ी जो डैम है, यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि पंचेत पहाड़ी डैम जो है ये भी दामोदर नदी पर बना हुआ है, दामोदर नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अगला आता है, जो अगला महत्वपूर्ण है वो है मैसान डैम। और मैसान डैम की यदि हम बात करें तो जहां पर दामोदर नदी का और बराकार नदी का संगम होता है, उस क्षेत्र में इसको बनाया गया है। तो ये 4 प्रमुख डैम हैं। तिलैया बांध हो गया, कोनार बांध हो गया, इसके बाद आपका हो गया पंचेत पहाड़ी डैम और मैथान डैम। ठीक है, तो ये 4 डैम इसमें बनाए गए हैं। बनाना कितना था? 7 बनाना था। अब इसमें आपको कोनार बांध याद आना चाहिए। क्यों कोनार बांध? इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको पड़ता है बोकारो का क्षेत्र। और जो बोकारो विद्युत संयंत्र है उसको जो जल उपलब्ध कराया जाता है वो कोनार डैम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे दामोदर घाटी परियोजना की यदि हम बात करें कि क्या ये सफल रही है, इसके लाभ क्या रहे हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना, कोई भी नदी घाटी परियोजना होगी तो सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से इस पे बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। तो बाढ़ नियंत्रण। दूसरा क्या है कि इस बांध के बनने के बाद 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई। 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस बांध के बनने के बाद, इस परियोजना के बनने के बाद 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई। तीसरा क्या था, क्योंकि बांध बन गए हैं, मृदा का कटाव ये रोक रहे हैं। मृदा का कटाव जो था वो रुकने लगा। और इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे मत्स्यन की गतिविधियां, पर्यटन की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में संचालित की जाती रही हैं। लेकिन यदि हम देखें कि क्या ये परियोजना सफल रही है, क्या इसकी समस्याएं हैं, तो आपको बता दें कि इसका उद्देश्य जो था मुख्य रूप से बाढ़ को नियंत्रित करना था। लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र हैं ये आज भी बाढ़ से मुक्त नहीं हुए हैं। मतलब बाढ़ की समस्या इन क्षेत्रों में बनी हुई है। और अगर बाढ़ की समस्या बनी हुई है तो निश्चित रूप से जो ये परियोजना थी वो अपने उद्देश्य में 100% सफल नहीं हो पाई है। दूसरा क्या है कि परियोजना, कोई भी नदी घाटी परियोजना होती है, कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना जब बनाई जाती है तो आप देखते होंगे कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर होता है। और रिजर्वॉयर होने के कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र की जो भी वनस्पतियां होती हैं, जो भी वन होते हैं, उनका कटाव किया जाता है। तो इस क्षेत्र विशेष में जो वनस्पतियां थी, जो वन थे, उनका कटान किया गया। वनों के डूबने के कारण क्या हुआ कि कुछ वन डूब गए, तो उससे क्या हुआ कि वन क्षेत्र में आपको कमी देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का ह्रास यहाँ पे, पर्यावरण का लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे वन कम होने लगे, और जब वन कम होंगे तो निश्चित रूप से जो गाद की समस्या है वो बढ़ेगी। क्योंकि भारत में यदि हम देखें तो जो भी आपके हिमालय तंत्र की नदियां आती हैं वो अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेके आती हैं। तो यदि हम देखें तो ये परियोजना 100%, यदि हम इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, यदि हम इसका परीक्षण करें तो आप देखेंगे कि ये घटना, ये जो परियोजना थी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपने समझ लिया कि कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। 4 डैम आपने देखा, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध, पंचेत पहाड़ी डैम किन नदियों पर बनाए गए हैं वो आपने देख लिया, किस क्षेत्र में बनाए गए हैं वो आपने देख लिया, इसका उद्देश्य क्या था वो आपने जाना समझा। अब आगे बात कर लेते हैं हम, जो हमारा अगला डैम है, अगला हमारा आता है कोसी परियोजना। तो आगे हम बात करने वाले हैं कोसी परियोजना के बारे में। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम कोसी परियोजना के बारे में। कोसी परियोजना की यदि हम बात करें, आप जानते हैं चीन की एक नदी है जिसको बोलते हैं हुआंगहो।
हुआंगहो नदी क्यों प्रसिद्ध है? अपने मार्ग को बदलने के कारण जो है प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से जो हमारी कोसी नदी थी, जो हमारी कोसी परियोजना थी, इसमें यदि हम बात करें तो जो हमारी कोसी नदी है वो भी मार्ग बदलती थी, और मार्ग ये अधिक मात्रा में मार्ग बदलती थी, मतलब वर्ष भर में 2 से 3 बार मार्ग बदलती थी, जिसके कारण क्या होता था कि जो मार्ग बदलने के कारण, क्योंकि यदि कोई नदी एक क्षेत्र विशेष में बह रही है और यदि चाहे जो भी कारण रहा हो, चाहे प्लेट विवर्तनिकी का कारण रहा हो, चाहे नदियों में गाद की समस्या का कारण रहा हो, जिसके कारण इसको मार्ग बदलना पड़ता था, तो मार्ग बदलने के कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये विनाशकारी साबित तो होती थी। तो उसी के कारण क्या है कि मार्ग बदलने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता था, और इसी के कारण वर्ष 1954 में बिहार और नेपाल, मतलब भारत सरकार और नेपाल के बीच इसको लेकर समझौता हुआ, और इसके बाद हनुमान नगर, जो नेपाल का क्षेत्र है वो है हनुमान नगर, भारत का जो क्षेत्र है वो है चतरा। तो इस क्षेत्र विशेष में एक विशेष डैम बनाया गया, एक विशेष परियोजना की शुरुआत की गई, और इसको आप बोलते हैं कोसी परियोजना। और ये जो कोसी परियोजना आपको देखने को मिलती है, इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसका था बाढ़ नियंत्रण, और इसके द्वारा, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रिजर्वायर है, तो इससे क्या हुआ कि इससे नहरें निकाली गई, और उन नहरों के सहायता से भारत के क्षेत्रों में और नेपाल के क्षेत्रों में सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, जैसे भारत पूर्वी कोसी नहर और इसी तरह से पश्चिमी कोसी नहर, जिससे नेपाल में सिंचाई होती है, और भारत पूर्वी कोसी नहर, जिससे भारत में आपकी सिंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोसी परियोजना जो थी, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, और ये जो परियोजना है एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय परियोजना कह सकते हैं। इसमें भारत सरकार और नेपाल के बीच इसमें समझौते हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं हीराकुंड परियोजना के बारे में। इसके बाद अब हम देख रहे हैं हीराकुंड बांध के बारे में, हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। तो जैसे अभी आपने देखा था कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी भी शोक कही जाती थी, उसी प्रकार से जो हीराकुंड बांध बना है, ये भी बना है महानदी पर। और आप जानते हैं कि हीराकुंड बांध बनने के पहले महानदी को बोला जाता था उड़ीसा का शोक, तो उड़ीसा का शोक बोला जाता था महानदी को। और आपको बता दें कि ये जो बांध बना है, हीराकुंड जो बांध बना है, ये संबलपुर एक स्थान पड़ता है उड़ीसा में, और संबलपुर से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका दूसरा स्थान पड़ता है हीराकुंड, जहां पे इस बांध का निर्माण किया गया है। तो मुख्य रूप से इस बांध का जो उद्देश्य था वो था कि महानदी के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है, महानदी के द्वारा जो उड़ीसा में आपदा लाई जाती है, उस पर किस प्रकार से हम नियंत्रण करें, किस प्रकार से उस पर नियंत्रण किया जाए, जिसके चलते हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। और आज हीराकुंड बांध बनने के बाद से महानदी जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र में लगातार, यदि हम देखें तो जो भी वहां के कृषक हैं, जो भी वहां की भूमि है, उसको लगातार सिंचित कर रही है, और इससे हीराकुंड बांध विशेष से यदि हम देखें तो लगातार आपको उड़ीसा के क्षेत्र विशेष में लाभ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, हीराकुंड बांध के संदर्भ में महानदी पर बनाया गया बांध है और विशेषकर उड़ीसा से संदर्भित है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो बांध है आपका 61 मीटर ऊंचा बांध है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें, इस बांध की लंबाई की बात करें, तो ये लगभग 4800 मीटर आपका लंबा बांध है, ये आपको पता होना चाहिए। 4800 मीटर लंबा बांध, 61 मीटर ऊंचा बांध, ये आपको देखने को मिलता है। अब हीराकुंड हमारा हो गया। हीराकुंड के बाद अगली जो हमारी महत्वपूर्ण परियोजना है वो आती है रिहंद परियोजना। और रिहंद परियोजना की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संदर्भित है। तो आगे हम बात करने वाले हैं रिहंद। अब रिहंद परियोजना की यदि हम बात करें तो आप देखने को पाओगे कि रिहंद जो परियोजना है, इसी का दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। और गोविंद बल्लभ सागर परियोजना की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। और आपको बता दें कि यह सोनभद्र जिले में बनाई गई है। सोनभद्र जिले में पिपरी एक स्थान है, और पिपरी में एक नदी बहती है, रिहंद नदी, और इसी रिहंद नदी पर इस बांध को बनाया गया है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपको बता दें रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और इसी नदी पर आपको ये डैम देखने को मिलता है।
ठीक है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है और उसी डैम पर जो आपका डैम है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनाई गई है। अब इसमें यदि आप देख रहे होंगे तो इसके पीछे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो बांध है उनके पीछे कुछ जलाशय होते हैं और उन जलाशयों का कुछ नाम होता है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरह से यदि हम रिहंद परियोजना की बात करें तो इसके पीछे जो जलाशय है इसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय रिहंद परियोजना से संदर्भित है। रिहंद नदी पर जो डैम बनाया गया है उसका जो रिजर्ववायर है उसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिहंद परियोजना के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम आपको देखने को मिलता है। तो रिहंद परियोजना आपकी हो गई। और रिहंद परियोजना के बाद यदि हम देखें तो अगला आपका महत्वपूर्ण आता है चंबल परियोजना। तो आगे हम देखने वाले हैं चंबल परियोजना के बारे में। अगली जो परियोजना है जिस पर हमें बात करने वाले हैं वो आपकी है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना की यदि हम बात करें तो विशेषकर 2 राज्यों में विस्तारित है। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। और आप देखेंगे कि ये चंबल नदी पर निर्मित है। पूरी चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। और यदि हम चंबल नदी की बात करें तो ये जाना पाव नामक पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। अब इस पे कौन कौन से बांध हैं इस परियोजना के अंतर्गत जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आता है गांधी सागर, इसके बाद जवाहर सागर, इसके बाद आपका आता है राणा प्रताप। 3 आपको पता होना चाहिए, इनका क्रम पता होना चाहिए। यदि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गांधी सागर। और जो गांधी सागर आपको डैम देखने को मिलेगा, बांध देखने को मिलेगा, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर जो डैम है ये रावत भाटा में है और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो डैम है उसका नाम है जवाहर सागर और ये आपको कोटा में देखने को मिलेगा। मतलब गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर में से सिर्फ एक डैम है जो मध्य प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है गांधी सागर। बाकी के राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर ये राजस्थान में स्थित है और उनके स्थान भी आपको पता होना चाहिए। इससे बोला गया है इस परियोजना के अंतर्गत 350 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जाती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि है जिस भूमि पर इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो चंबल परियोजना के संदर्भ में क्या याद रखना है, इन 3 बांधों का क्रम आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण में। ये बांध किस राज्य विशेष में पड़ते हैं वो राज्य आपको याद आना चाहिए। और यदि इतनी जानकारी है तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या इस प्रश्न से नहीं होगी यदि चंबल से संबंधित, चंबल परियोजना से संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसके बाद बात आती है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्यास परियोजना के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो अगली जो परियोजना है चंबल परियोजना के बाद वो हम पढ़ने वाले हैं ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों में ये परियोजना विस्तारित है। 3 राज्यों को इससे लाभ मिलता है। अब इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कपूरथला स्थान है। कपूरथला नामक यदि हम स्थान की बात करें आपको पंजाब में देखने को मिलेगा कपूरथला। और जो कपूरथला नामक स्थान है उसी क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलेगा कि सतलज और ब्यास का संगम होता है। और जहां पे सतलज और ब्यास का संगम होता है हरिके नामक स्थान पे, ब्यास और सतलज का संगम हरिके नामक स्थान पर होता है और यहीं पर हरिके बैराज भी बनाया गया है। तो ब्यास और सतलज नदी के संगम के स्थान पर आपको हरिके बैराज देखने को मिलेगा। ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो ब्यास नदी आपको देखने को मिलेगी कि ये निकलती है कांगड़ा से। कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास नदी आपकी निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व की सबसे यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है, इसकी इस जो परियोजना की लंबाई है ब्यास परियोजना की यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नहर जो है 466 किलोमीटर की जो नहर है इस परियोजना से निकाली गई है। और ये जो नहर निकाली गई है, ये जो नहर आपको देखने को मिल रहा होगा, इससे बहुत सारे क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। विशेषकर राजस्थान के वो क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं जो शुष्क हुआ करते थे, जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ये क्षेत्र आज इसी नहर की वजह से सिंचित हो रहे हैं और इसी नहर को जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी। तो ठीक है, तो इसमें इंदिरा नहर के नाम से जो आपकी प्रसिद्ध है इंदिरा नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर, पक्की नहर है,
ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीमेंटेड नहर है। तो इसमें क्या है कि इससे राजस्थान के क्षेत्र सबसे ज्यादा आज लाभान्वित हो रहे हैं। और आप देखोगे इसी के कारण राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर फसल उत्पादन बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से जब से सिंचाई व्यवस्था, जब से सिंचाई की सुविधा इस क्षेत्र विशेष में मिलने लगी है, उसी के बाद से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है फसल उत्पादन बेहतर देखने को मिलता है। और इससे यदि हम देखें तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा भी देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि जब हमारी हवाएं, जब हमारी मानसूनी पवनें क्रॉस करती हैं, जब हमारी मानसूनी पवनें, आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए ये रफली भारत का मैप है, तो जब हमारी मानसूनी पवनें जो अरब सागर की हमारी शाखा है, जब ये आगे बढ़ती है और अरावली के जब ये समानांतर जाती है, जब ये अरावली के समानांतर जाती है, तो यहाँ पे क्योंकि वर्षा नहीं करती है, क्योंकि कहीं पे कोई पहाड़ियां नहीं है और उधक नहीं है, लेकिन जब अरावली के आगे जाती है तो अरावली के आगे जाकर इन क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश और इस क्षेत्र में वर्षा होती। क्यों? हवा को नमी कहां से मिलती है? नमी इसको जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसकी जो वितरिकाएं हैं, वहां से इन हवाओं को नमी मिलती है और यही हवाएं आगे बढ़कर वर्षा कराती हैं। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी कैनाल के बाद से राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे हवाओं को नमी प्राप्त हो जाती है नहरों की सहायता से। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित सबसे ज्यादा हो रहे हैं? गंगा नहर, बीकानेर, जैसलमेर विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, 466 किलोमीटर लंबी पक्की नहर आपको देखने को मिलती है। अब इसमें क्या पता होना चाहिए कि जो बैराज है, हर के बैराज कहां पे बनाया गया है? ब्यास और सतलज के संगम पर बनाया गया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या इस प्रश्न से संदर्भित आपको नहीं होगी। अब आगे जो हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण परियोजना है टिहरी परियोजना। तो अगली जो हमारी परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना, उसमें हम टिहरी परियोजना की बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं टिहरी बांध परियोजना के बारे में। आपको बता दें, टिहरी बांध परियोजना आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है, विशेषकर टिहरी जिले में आपको देखने को मिलती है। और ये परियोजना महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अभी जब तबाही आई थी तो भी ये चर्चा में थी। दूसरा, उत्तराखंड में एक नया मंडल बना है जिसके कारण ये चर्चा में और आ गया। उत्तराखंड में पहले 2 ही मंडल हुआ करते थे, अब एक नए मंडल का निर्माण किया गया है, इसलिए उत्तराखंड आपका चर्चा में है। अब टिहरी परियोजना यदि हम बात करें तो टिहरी नदी पर है और टिहरी नदी टिहरी जिले में है। और कहां पे है? जहां पे भागीरथी और भीलांगना नदियां आकर मिलती हैं। कहां पे? भागीरथी नदी ये आपकी आ रही है, ठीक है, भागीरथी नदी, और भीलांगना नदी आपकी ये आ रही है, ठीक है। तो भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर आपको टिहरी बांध देखने को मिलता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो 1000 मेगावाट टिहरी डैम से 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसको बढ़ाने का लक्ष्य है 2400 मेगावाट करने का। और इसमें कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले 1000 मेगावाट का एक और संयंत्र यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर डैम से तैयार किया गया है और यहां से 1000 मेगावाट। इसके बाद पैंड्रॉस है, यहां से 400 मेगावाट। तो ये जब पूरी परियोजना आपकी संचालित तो होने लगेगी तो यहां से 2400 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न की जाएगी और लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे सिंचाई हो रही है। और आने वाले समय में 2 लाख हेक्टेयर भूमि की से और इसको बढ़ोतरी होगी। मतलब आने वाले समय में इस परियोजना से कुल 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे हो सकेगी। तो इसमें क्या पता होना चाहिए? क्योंकि भीलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर आपको देखने को मिलता है टिहरी डैम, टिहरी जिले में देखने को मिलता है। टिहरी डैम के साथ साथ कोटेश्वर बांध है, पैंड्रॉस है, जिससे इनकी संयुक्त जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो 2400 मेगावाट हो गई है। इसके बाद यदि हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि मंदाकिनी और अलकनंदा, इनके संगम पर भी एक बांध आपको देखने को मिल रहा है, उत्त्यासु बांध। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि उत्त्यासु बांध कहां पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मंदाकिनी और अलकनंदा, इन 2 नदियों की संगम पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपका जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इसके बाद जब हमने नदी की चर्चा की थी, नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, हिमालयी नदियों के बारे में, तो वहां पर हमने देखा था। तो ये आपका अगला हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले बांध। अगली जो आपकी परियोजना है वो है नर्मदा नदी परियोजना। आपको बता दें, नर्मदा नदी परियोजना यदि हम देखें तो ये 2 राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है। पहला राज्य आपका आता है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य आपका आता है गुजरात। तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच ये संयुक्त परियोजना है। इस पे बहुत सारे डैम बनाए जाने हैं।
भ्रंश नदी घाटियों की यदि हम बात करें तो भ्रंश नदी घाटियों पर बना हुआ ये सबसे बड़ी परियोजना आप इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो लगभग इसमें 30 बड़े बांध बनाए जाने हैं, लगभग 300 छोटे डैम इस पर बनाए जाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना ये आपको देखने को मिलती है। अब इसमें वर्तमान समय में यदि हम देखें तो कौन से प्रमुख डैम आपको देखने को मिलते हैं और इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो आप देखोगे कि आपको देखने को मिलता है बरगी बांध। बरगी बांध जो आपको देखने को मिलता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो बरगी बांध, इसके बाद आपको तवा बांध देखने को मिलता है और ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं। तो बरगी बांध हो गया, तवा बांध हो गया, तवा बांध के बाद आपका तीसरा महत्वपूर्ण आता है नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर के साथ साथ यदि हम देखें तो ओंकारेश्वर डैम है। और ओंकारेश्वर डैम क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे जो ओंकारेश्वर डैम के पीछे जो झील है वहां पे सोलर पैनल लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा जल विद्युत, एक प्रकार से यदि हम देखें तैरते हुए जो पैनल लगे हैं उनसे सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादन की जा रही है वो ओंकारेश्वर डैम के क्षेत्र से की जा रही है। तो ओंकारेश्वर डैम चर्चा में है क्योंकि इसके पीछे जो रिजर्वॉयर है उसमें हमने सोलर पैनल लगाए हैं। तो तैरते हुए सोलर पैनल आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा महेश्वर बांध और सरदार सरोवर डैम। अब इनका पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम क्रम पता होना चाहिए, जैसे सरदार सरोवर डैम, महेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर डैम, तवा बांध, बरगी बांध, ये सारे की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है विशेषकर जल विद्युत उत्पादन करना इस परियोजना का उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपको बता दें नर्मदा नदी की जब बात आती है तो नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा लगभग 87% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद लगभग 11 से 12% जो हिस्सा है वो आपके गुजरात में पड़ता है और 2% जो हिस्सा है नर्मदा नदी का वो महाराष्ट्र में पड़ता है। लेकिन जब हम नर्मदा नदी परियोजना की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों के बीच विस्तारित है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका गुजरात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला डैम देखते हैं, अगली परियोजना देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ अन्य बांध आते हैं। अभी बांधों की यदि हम संख्या देखें तो 50 से 60 अन्य बांध हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनको लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो संबंधित राज्य आप देख सकते हैं किस नदी पर बने हैं वो आप स्वयं से देख सकते हैं। तो वो लिस्ट आपको 1 से 2 दिन में वो आपको शेयर कर दी जाएगी। जैसे कि बगलिहार बांध लगातार चर्चा में है, मुल्ला पेरियार बांध हो गया, बुनाखा परियोजना हो गया, इसके साथ चूखा जल विद्युत परियोजना हो गया। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय कुछ परियोजनाएं हैं जैसे हम भूटान के साथ संचालित कर रहे हैं, हम नेपाल के साथ संचालित कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के संदर्भ में यदि हम देखें तो पीओके में जो हम चेनाब नदी पर कर रहे हैं, झेलम नदी पर जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो विवादित परियोजनाएं हैं, उन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब एक टॉपिक इसी में आता है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना क्या है यदि हम बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है कि जिन क्षेत्र विशेष में, जिन नदियों में जल की अधिकता होती है, एक समय विशेष में जल की अधिकता होती है और आप जानते हैं कि सीधा जल जो है वो आपके महासागरों में, चाहे वो अरब सागर हो गया, चाहे बंगाल की खाड़ी हो गया, सीधा जाकर मिल जाता है। तो सरकार का प्रयास है कि हमारे भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की कमी रहती है। तो जल की कमी वाले उन क्षेत्रों को हमें लाभान्वित करना है, किससे? जो जल की अधिकता वाले क्षेत्र हैं वहां से नदियों को जोड़कर हमें उसको भी उपजाऊ बनाना है, उस क्षेत्र को भी सिंचित बनाना है। तो नदी जोड़ो परियोजना में सिर्फ और सिर्फ नदियों के जोड़ने की बात आती है कि एक क्षेत्र जिसमें जल की अधिकता है, मतलब मान लीजिए कि कोई नदी है हिमालयी नदी, तो हिमालयी नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने की बात करें तो यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हिमालय को हम जाएंगे प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने तो संभव नहीं हो सकता। तो हिमालय को हिमालयी नदियों से और प्रायद्वीपीय नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आता है। अब यदि हम देखें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है ये भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उसके बाद के समय में भी यदि हम देखें तो इस पर कार्य होते रहे, इस पे चर्चाएं होती रही, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया था। तो इसमें क्या था कि हिमालयी जो नदियां हैं, जो आपकी प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं, उनको जोड़ने की बात की गई थी। जैसे सबसे ज्यादा आप चल रहे होंगे, चर्चा में सुन रहे होंगे, कृष्णा गोदावरी
परियोजना के बारे में, कृष्णा गोदावरी लिंक परियोजना के बारे में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी नदियां हैं जिनको जोड़ने की बात की गई है, जिसने जैसे आपने देखा कृष्णा कावेरी, इसके बाद आपने देखा कि कोसी को मेची से जोड़ने की बात हो रही थी, कोसी को घाघरा से जोड़ने की बात हो रही थी, गंडक को गंगा से जोड़ने की बात हो रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं, जैसे राजस्थान नदी में साबरमती को जोड़ने की बात हो रही थी। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं, उनको जोड़ने की बात की जा रही थी। लेकिन यदि आपसे कोई बोले कि हिमालयी नदियों को आप प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़िए, तो वो संभव प्रतीत आज के समय में नहीं होता है। और विशेषकर जब बात करते हैं हिमालयी नदियों की, तो आप समझते हैं कि हिमालय से जो भी हमारी नदियां निकलती हैं, आप देखते होंगे कि इनके द्वारा आप निचले क्षेत्र में, निचले गंगा के जो मैदान है, उनमें बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। चाहे आप बिहार का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देख लीजिए, असम का आप क्षेत्र देख लीजिए, वहां पे असम ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी आपको बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये जो हमारी हिमालयी नदियां हैं, ये अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में गाद लेकर जाती हैं, और जो गाद लेकर जाती हैं, इनका ये निक्षेपण जो है निचले भागों में करती जाती हैं। और निचले भागों में निक्षेपण के कारण क्या होता है कि इनकी जो धाराएं हैं वो बट जाती हैं। ठीक है, और ये अपना मार्ग बदलती हैं, और जब ये अपना मार्ग बदलती हैं तो ये बाढ़ की चपेट में उस क्षेत्र विशेष को लाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी हिमालयी नदियां हैं, यदि हम उनको जोड़ने की बात करते हैं, कि उनको नहरों के माध्यम से यदि हम किसी नदी से जोड़ते हैं, तो उतना तर्क संगत प्रतीत मेरे विचार में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखें, कोई भी नदी आप उठा लीजिए जो हमारी हिमालय तंत्र की नदी है, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार उनका जो तल है, जो नदी अवतलन है, वो लगातार उभरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें गाद आ रही है और उस क्षेत्र समतल हो रहा है, जिसके कारण जल जब अधिक होता है तो वो पास पास के क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है। तो हिमालयी नदियों को जोड़ने की यदि हम बात करते हैं तो उतना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि गाद का प्रमुख कारण है जिसके कारण ये सफल नहीं हो सकता। हालांकि कुछ दिनों के लिए सफल हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जब हम लिंक करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा प्रभावित होता है। तो यदि हम हिमालयी नदियों को लिंक करते हैं, मान लीजिए ये कोई हिमालयी नदी है, ये एक दूसरी नदी है हिमालयी, अब इन दोनों को यदि हम लिंक कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र से हम लिंक कर रहे हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहाँ पे वनों का कटान होगा। यहाँ पे यदि हम देखें तो जो लोग रह रहे हैं उनको निर्वासित होना पड़ेगा, दूसरे क्षेत्र विशेष में जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी समस्या उस क्षेत्र विशेष के लिए होती है। लेकिन यदि ये सफल हो जाए तो समस्या सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए होती है। लेकिन यदि यही सफल ना हो पाए, आने वाले समय में यदि यही लिंक गाद से भर जाता है, तो क्या होगा कि इस क्षेत्र विशेष में, जो अभी ये क्षेत्र बाढ़ से, एक प्रकार से कहें तो बाढ़ से पीड़ित नहीं था, तो ये भी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आएगा, और एक नया क्षेत्र यदि हम देखें तो हम खो देंगे, एक नए क्षेत्र में हम बाढ़ की समस्या ले आएंगे। तो हिमालयी नदियों को जोड़ना उतना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। लेकिन हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनमें गाद की मात्रा जो है कम है। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना में कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से लिंकेज हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोसी मेची, कोसी घाघरा, यमुना राजस्थान, चुनार सोन बैराज, और इसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत में यदि हम बात करते हैं तो महानदी को गोदावरी से जोड़ने की बात हुई है। इसके बाद यदि हम देखें तो गोदावरी को कृष्णा से जोड़ने की बात हुई है, कृष्णा को पेन्नार से जोड़ने की बात हुई है। तो ये जो नदियों की बात हुई है कि किन नदियों को किन नदियों से जोड़ा जाएगा, वो कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा गंगा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि यदि हम हिमालय तंत्र की बात करते हैं तो किन नदियों की जोड़ने की बात की जा रही है, और यदि हम प्रायद्वीपीय तंत्र की बात करते हैं तो किन नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये आपका जो एक टॉपिक था ये आपका समाप्त होता है। जो कुछ अन्य परियोजनाएं हैं उनकी एक लिस्ट आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो यहीं पे आपकी जो चर्चा थी वो हम समाप्त करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग संतुष्ट ना हो, कोई बात नहीं, आपका अपना विजन है, आपकी अपनी सोच है, आप जिस तरह से देखते हो सकता है मैं उस तरह से नहीं कर पाता हूं आपके लिए, तो कोई बात नहीं, ना मैं उससे चिंतित हूं, और ना जो लोग संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है तो यहाँ पे पूरा भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा,
तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि आप देखें तो अभी जो भारत का भूगोल पढ़ाया गया है उसमें 52 वीडियो अभी तक बने हैं, 3 से 4 और बनने, मतलब 50 से 60 वीडियो में आपका भारत का भूगोल खत्म हो रहा है। और वही चीजें यदि आप देखें तो 5 वीडियो में यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो चीजें मिलेंगी वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए मिलेंगी, डिस्कशन नहीं होगा। आज तो कुछ डिस्कशन हो भी गया है, ये भी नहीं होना चाहिए जब आप क्विक रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि यदि आप क्विक रिवीजन में हमसे जुड़ रहे हैं तो आप बेसिक करके आ रहे हैं, आपके पास कुछ जानकारी होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो होंगे जो छोटी छोटी बातों को उठाते रहते हैं कि प्रिंट सही नहीं है, चित्र सही नहीं दिख रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप निश्चित रूप से आप बता रहे हैं आप उसी में उलझे रह जाएंगे और कुछ भी आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।